हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम आज टाइप ऑफ वारंट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वारंट हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 72 से 83 के अंदर दे रखा है। अगर आप बीएनएसएस के भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 72 से लेके 83 के बीच में पढ़ेंगे तब आपको वहाँ वारंट के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इस वारंट में पहला जो टाइप है उसे कहते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट। और ये जो वारंट ऑफ अरेस्ट है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेलेबल वारंट और दूसरा होता है नॉन बेलेबल वारंट, ठीक है। तो बेलेबल वारंट कोर्ट इशू करती है कि तब जब किसी भी पर्सन को, जो भी अरेस्टेड पर्सन को, उसे रिलीज किया जा सकता है ऑन बेल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी व्यक्ति को अंडर व्हाट बेलेबल वारंट अरेस्ट करता है, ठीक है। तो इस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि इसे बेल पे रिहा कर सकता है, ठीक है ना। इसे कोर्ट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे कोर्ट ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि इसे बेल दे सकता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम? बेलेबल वारंट। इसका पर्पस क्या है कि जस्ट वो जो पर्सन है जिसके नाम पे वारंट इशू हुआ है उसका अपीयरेंस होना चाहिए कि हाँ वो बंदा आ सकता है कोर्ट, ठीक है ना। और इससे क्या इन्हांस होता है कि नॉट टू डिटेन अननेसेसरली, मतलब किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी मतलब छोटे मोटे मुकदमों में अरेस्ट करके डिटेन ना किया जाए, उसे बंदी ना बना लिया जाए, ठीक है। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है इंदर मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2007 का केस है। इसमें ये कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी डिटेन नहीं किया जाएगा, अननेसेसरी डिटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब अगर के हम सेकंड जाते हैं, जो वारंट ऑफ अरेस्ट के जो सेकंड टाइप है वो है नॉन बेलेबल वारंट। तो नॉन बेलेबल वारंट बेलेबल वारंट का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है कि कोर्ट जब नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है तब पुलिस ऑफिसर के पास बेल देने का पावर नहीं होता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि सपोज करिए ये एक पुलिस ऑफिसर है, ये किसी व्यक्ति को ऑन वारंट ऑफ अरेस्ट ये अरेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी पावर नहीं होगा बेल देने का, ठीक है। तो बेल देने का पावर किसके पास होगा? बेल देने का पावर ऑलवेज कोर्ट के पास, जहां से वो बेल जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किया है, ठीक है। तो डज नॉट अलाउ रिलीज ऑन बेल, यहाँ बेल पे रिलीज नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? पुलिस पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है ना। एक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, जो भी एक्यूज्ड है, जो भी वारंट पे अरेस्ट हुआ है व्यक्ति, उसे कोर्ट ले जाना ही होगा, ठीक है। और बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय द कोर्ट, अभी बताया हमने कि जो अगर के बेल लेना रहेगा तो वो जो कंपिटेंट कोर्ट रहेंगे वही बेल दे पाएंगे, ठीक है। तो वारंट के टाइप में जो सेकंड टाइप है वो उसे कहते हैं सर्च वारंट और सीजर वारंट। ये बहुत सिंपल है। इसमें अगर किसी भी कोर्ट को, ठीक है, सर्च या सीजर कराना रहेगा किसी भी प्लेस का तो एक वारंट इशू करेगी, ठीक है ना, उस प्लेस या, या आर्टिकल को सीज करने के लिए, ठीक है। और इसमें रहता है आपका जो एक और है स्पेशल सर्च वारंट। ये स्पेशल सर्च वारंट बीएनएसएस में ऐड हुआ है और ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए, कुरियर को सर्च करने के लिए या कोई पोस्टल आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए स्पेशली ये वारंट इशू किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ वारंट में आता है वारंट ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब प्रॉपर्टी का अटैचमेंट। ये कब इशू किया जाता है? इशू टू अटैच प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए? मतलब कुर्की जब्ती करने के लिए, ठीक है ना, कुर्की जब्ती करने के लिए। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड का मतलब होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो भगौड़ा हो, जो भगौड़ा हो। इट मीन्स जिसके नाम पे सम्मन इशू कर लिया जा चुका हो, अरेस्ट वारंट इशू कर लिया जा चुका हो, लेकिन फिर भी अगर के वो कोर्ट नहीं आता है तो उसे फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है, ठीक है ना। और अगर इसके अगर के प्रॉपर्टी को अटैच करना हो, कुर्की जब्ती करना हो, तो वारंट ऑफ अटैचमेंट इशू करता है कौन करता है? हमारा कंपिटेंट कोर्ट करता है। और एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड, जो भाग रहा हो, जो पुलिस के पकड़ में ना आ रहा हो, उसे हम एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड कहते हैं। तो उस उन उनके अगर के प्रॉपर्टी को
को अटैच करना हो, कुर्की जब्ती करना हो अगर किसी संपत्ति को, तो वारंट ऑफ अटैचमेंट इशू करता है कोर्ट। ठीक है। फोर्थ टाइप है वारंट इन ल्यू ऑफ समन। तो इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल है, इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पे मान लीजिए कि सम्मन इशू किया है कोई कोर्ट ने, ठीक है ना। ओके। और ये कोर्ट नहीं जाते हैं, कोर्ट से बुलावा आया लेकिन ये कोर्ट नहीं गए, तब क्या होगा, इनके नाम पे एक अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। ठीक है। ओके। फिफ्थ टाइप ऑफ वारंट है हमारा इंडोर्स्ड वारंट। इंडोर्स्ड वारंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से आउटसाइड अगर के कोई वारंट इशू करता है तो उसे इंडोर्स्ड वारंट कहते हैं। तो ये थे आपके 5 टाइप के वारंट। तो आई होप ये। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस को पढ़ेंगे। सेक्शन 72 फॉर्म ऑफ अरेस्ट वारंट और उसके ड्यूरेशन को डील करता है। ये बताता है कि एक अरेस्ट वारंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए और उसका जो अरेस्ट वारंट जब रिलीज होता है तो वो कब तक एक्टिव रहेगा और कब वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो अगर किसके बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ें तो कहता है कि एवरी वारंट of arrest issued by a court under this संहिता shall be in writing, ठीक है, signed by presiding officer of such court and shall bear the seal of the court। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी वारंट है, मान लीजिए कि ये एक वारंट का दस्तावेज है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, ये इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होना चाहिए, ये हमारा सेक्शन 72 बताता है। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स ये होना चाहिए कि भैया जो अरेस्ट वारंट है वो ऑलवेज राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है। मौखिक नहीं होना चाहिए, किसी को ये नहीं बोल सकते आप कि नहीं आप चलो आपके नाम पे अरेस्ट वारंट इशू हो गया तो अरेस्ट वारंट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। 100% राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है। सेकंड जो है कि जो व्यक्ति एग्जीक्यूट कर रहा है, किसको, वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब कि सपोज करिए कि ये एक पुलिस ऑफिसर है और इस पुलिस ऑफिसर को इसे अरेस्ट करना है। ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, एक अरेस्ट वारंट इशू करेगी, इस पुलिस ऑफिसर को देगी और बोलेगी कि आप जाओ इसको अरेस्ट वारंट दिखाओ और इसे पकड़ के मेरे पास लेके आओ। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो पुलिस ऑफिसर है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है ना। तो उस पुलिस ऑफिसर का नाम, डेजिग्नेशन उस पे स्पेशली मेंशन होना चाहिए अरेस्ट वारंट में। ठीक है। थर्ड जो है, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जिस भी पर्सन को अरेस्ट करना है, ठीक है, उसका नाम, एड्रेस और डिस्क्रिप्शन, वो कैसा दिखता है, मोटा पतला काला गोरा कैसा है, वो सारा कुछ मेंशन होना चाहिए आपके अरेस्ट वारंट में। फोर्थ है द ऑफेंस और काउज फॉर विच द अरेस्ट इज मेड। किस ऑफेंस के तहत आप उस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं वो मेंशन होना ज़रूरी है आपके अरेस्ट वारंट में। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहता है कि कोर्ट का, जो भी कोर्ट का ऑफिसर है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसका साइन होना बहुत ज़रूरी है, उसमें अरेस्ट वारंट में उनका साइन होना बहुत ज़रूरी है। एंड सिक्स्थ है कि बियर द सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का मुहर लगा हुआ होना जरूरी है उसमें। ठीक है। एंड सेवेंथ, डे एंड डे, डेट एंड डे मेंशन होना चाहिए। ठीक है। क्लाउज 2 जो है सेक्शन 72 का, वो आपको कहता है कि एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed। देखिए, जो अरेस्ट वारंट है ये दो तरीके से कैंसिल हो सकता है, मतलब ये खत्म हो सकता है। पहला क्या, कि जो कोई कोर्ट अरेस्ट वारंट को इशू करता है वो चाहे तो इसे कैंसिल कर सकता है। ठीक है। और मान लीजिए कि कोर्ट इशू किया, पुलिस ऑफिसर को दिया कि जाओ इस बंदे को पकड़ के लाओ, और पुलिस ने इस बंदे को पकड़ के ले आया कोर्ट में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो अरेस्ट वारंट है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा। ओके। तो अगर सेक्शन 72 में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेक्शन 73 बात करता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। मीन्स जब कभी किसी के नाम से अरेस्ट वारंट इश्यू होता है तो पुलिस ऑफिसर या जो अरेस्ट करने जा रहा है, जो एग्जीक्यूट करने जा रहा है, उसके पास पावर होता है कि वो बॉन्ड पे किसी को छोड़ सकता है। ठीक है। तो उसके बारे में भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता 73 में दे रखा है क्या क्या डिटेल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो अरेस्ट वारंट होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है बिलेबल वारंट और एक होता है नॉन बिलेबल वारंट, ठीक है। बिलेबल वारंट में क्या है कि अगर कोई कोर्ट है, ठीक है, जो कोर्ट है अगर कोई वारंट इशू करती है तो जिस पर्सन को ऑथराइज करती है, सपोज करिए कि पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज किया कि आप जो भी पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन है, इसको आपको अरेस्ट वारंट दे के इसको पकड़ के लाना है, तो ये पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि इसे बॉन्ड पे रिलीज कर सकता है इस पर्सन को, ठीक है। कोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ नॉन बेलेबल वारंट में क्या होता है कि अगर कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है तो पुलिस ऑफिसर या जो भी व्यक्ति अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो मैंडेटरी हो जाता है कि उसे कोर्ट में उपस्थित कराना ही होगा, उसे अरेस्ट करना ही होगा, ठीक है। तो सेक्शन 73 ओनली बेलेबल वारंट की बात कहता है, ठीक है। अगर ये टाइप्स ऑफ वारंट अगर के आपको पढ़ना हो तो मेरा एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं, हम पिन कर देंगे, उसमें 7-8 तरीके के टाइप ऑफ वारंट हैं। सर्च वारंट, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, लीव इन समवन वारंट, बहुत सारे तरीके के हैं, आप जाके इन डिटेल उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम 73 आखिर कहता क्या है। तो इसका क्लाउज 1 कहता है कि एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट for the arrest of any person may in discretion direct by endorsement on the warrant that if such person execute a bond with sufficient sureties his attendance before the court at a specified time thereafter until otherwise directed the court the officer to whom warrant is directed shall take in such security shall release person from the custody। देखिए इसमें सिंपली ये कहता है कि अगर कोर्ट जो भी वारंट इशू कर रहा है, अरेस्ट वारंट इशू कर रहा है किसी के नाम पे, ठीक है, तो अगर वो बॉन्ड देता है किस चीज के लिए, अटेंडेंस के लिए, कि वो कोर्ट में जब बुलाया जाएगा तब वो आ जाएगा, ठीक है, पहली चीज कि अटेंडेंस उसका सिक्योर रहेगा, ठीक है। दूसरा है कि स्पेसिफाई टाइम पे, जिस टाइम पे बुलाया जाए, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक अटेंडेंस हो गई और एक हो गया स्पेसिफाइड टाइम, जिस टाइम पे बुलाया जाएगा उस व्यक्ति को, ठीक है, तब वो चला जाएगा। अगर ये बॉन्ड में लिख के दे देता है तब क्या है कि उस पुलिस ऑफिसर जो भी पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को, ठीक है, उसे रिलीज करने का पावर मिल जाता है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटीज टू बी टेकन, ठीक है। समझ गए बात को। अब ये तो क्लाउज 1 ये बोला आपको सीधी बात कि कोर्ट चाहे तो इन डिस्क्रिशन वो बेलेबल वारंट इशू कर सकता है किसी के खिलाफ, लेकिन क्या होगा कि उसमें बॉन्ड देना होगा और अटेंडेंस रिक्वायर्ड रहेगा, मैंडेटरी रहेगा और स्पेसिफाइड टाइम भी मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन ये जो बॉन्ड रहेगा इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंडेटरी है वो हमारे क्लाउज 2 में दे रखा है, ठीक है। तो अगर क्लाउज 2 को देखें तो द इंडोर्समेंट जो बॉन्ड है वो उसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ श्योरिटीज, ठीक है, कि कितने लोगों के श्योरिटीज चाहिए कोर्ट को, एक चाहिए, दो चाहिए। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज करिए कि आप बॉन्ड दे रहे हैं, आपके आपके नाम पे अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, ठीक है, बिलेबल अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, आपके पास पुलिस आई और बोली कि आप एक काम करो, आप बॉन्ड दे दो मेरे को और दो व्यक्ति से श्योरिटीज दे दो, ठीक है, कि मान लीजिए कि 10,000 के दो श्योरिटीज चाहिए, कि उनके पास 10,000 का प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, श्योरिटीज का मतलब ये हुआ। और 10,000 के व्यक्ति वहां पे 10,000 जिनके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेंगे कि वहां पे अपना आधार कार्ड और उस प्रॉपर्टी का एक फोटोकॉपी लगा के श्योरिटीज में दे देंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, और ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कोर्ट जितना चाहे उतने लोगों को श्योरिटीज मांग सकता है कि दो लोगों की श्योरिटी चाहिए या चार लोगों की चाहिए या एक लोगों की, ठीक है। सेकंड है द अमाउंट इन विच द दे एंड द पर्सन हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बॉन्ड, कितने रुपए का बॉन्ड रहना चाहिए। और अगर कहीं मान लीजिए कि बॉन्ड कोर्ट ने इशू किया 10,000 का, ठीक है, और अगर के बॉन्ड में फेल कर दिए, आप जो भी बॉन्ड का कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन फेल कर दिए, तो वो 10,000 रुपये आपको कोर्ट में जाके जमा करना होगा, ओके। सी कहता है टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट,
कि किस उसमें लिखा रहेगा, बॉन्ड में इंडोर्समेंट में लिखा रहेगा कि आपको 12 तारीख 12वें महीने 2025, 12 तो गुजर गया, तो इसको कर देते हैं हम 22 तारीख। ठीक है, 22 तारीख के 11 बजे, ठीक है, एसडीएम कोर्ट में, एसडीजेएम कोर्ट में आपको आना है। ठीक है, ये डिटेल यहाँ सारा लिखा रहेगा कि ये रिस्पेक्टिव कोर्ट में आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ मैंडेटरी है उस बॉन्ड में, जिस जिसके बिहाफ पे कुछ जो भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको रिलीज किया जाएगा। ठीक है, थर्ड कहता है, थर्ड बहुत सिंपल है कि वेन एवर द सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस संहिता, द ऑफिसर टू whom the warrant is directed shall forward the bond to court। ठीक है, जो बॉन्ड वहां से लेगा अरेस्टेड पर्सन से, ठीक है ना, जिसको अरेस्ट करने गया, वो जो बॉन्ड देगा उसका एक कॉपी, ठीक है, और वारंट का एक कॉपी कहाँ जमा करना होगा? कोर्ट में जमा करना होगा। कौन जमा करेगा भैया? तो जो पर्सन को एग्जीक्यूशन के लिए मिला है, जो पर्सन को एग्जीक्यूशन के लिए मिला है, क्या मिला है? वारंट एग्जीक्यूशन के लिए मिला है। मतलब सपोज करिए जो पुलिस ऑफिसर है उसको दोनों कॉपी, बॉन्ड का और वारंट का, दोनों कॉपी कोर्ट में जमा करना हो। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल, सॉरी सेक्शन 73। आई होप अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। सेक्शन 74 को पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में 73 पढ़ रखा है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। और साथ में एक वीडियो हमारा है टाइप ऑफ वारंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप जाके देख लीजिएगा, तब ये सब सेक्शंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो जो सेक्शन 74 है भारतीय न्याय संहिता का, वो बात कहता है वारंट टू हुम डायरेक्टेड। मतलब क्या है कि जो हमारा जो कोर्ट है वो किसे डायरेक्ट करेगा वारंट के लिए। ठीक है, मतलब अगर सपोज करिए कि राहुल को अरेस्ट करना है, ठीक है, राहुल को कोर्ट में पेशी होना है, ठीक है, और राहुल के नाम पे अरेस्ट वारंट इशू होता है, तो इस राहुल को पकड़ेगा कौन? ये अरेस्ट वारंट लेके राहुल के पास जाएगा कौन? कौन से व्यक्ति जाएंगे? क्या वो पर्सन होंगे, पुलिस ऑफिसर होगा, या कौन सा व्यक्ति होगा? ये आपको 74 बताएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जो अरेस्ट वारंट होता है, तो अरेस्ट करने का पावर क्या सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास होता है या कोई अदर पर्सन के पास भी होता है? इसका आंसर अगर कि ढूंढना है तो आपको 74 देगा। ठीक है, तो चलिए 74 के बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कहता है आपको कि अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल बी ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, जनरल रूल क्या है? जनरल रूल क्या है कि कोर्ट जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेगी अरेस्ट वारंट किसी को अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन बट कोर्ट इशूइंग सच वारंट मे इफ immediate execution is necessary and no police officer is immediately available। अगर कोर्ट को किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना है अटेंडेंस के लिए और उस समय कोई भी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और अर्जेंट मैटर है, तो क्या करेगी? ठीक है, डायरेक्ट इट टू एनी अदर पर्सन और पर्सन्स, सच पर्सन और पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम। ठीक है ना, कोर्ट क्या करेगी अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी पर्सन, और क्या लिखा है यहाँ ध्यान दीजिएगा, पर्सन्स मतलब क्या कि एक या एक से ज़्यादा पर्सन को भी अरेस्ट वारंट डायरेक्ट कर देगी एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और पुलिस ऑफिसर में भी है कि जनरल रूल क्या कहता है कि एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट वारंट इशू करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि कोर्ट जो है वो पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट वारंट डायरेक्ट करने के लिए इशू करेगी, पुलिस ऑफिसर के नाम पर डायरेक्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट, और किसी पर्सन को भी कर सकती है। ठीक है ना, और ये एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दोनों के केस में। ओके, ठीक है, तो जो पर्सन है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के पास तो रूल रेगुलेशन सारा कुछ है, लेकिन जो पर्सन है
जो आम व्यक्ति है जो अरेस्ट करने जा रहा है वो कैसे अरेस्ट करेगा। तो जो वारंट डायरेक्ट किया जाएगा ना, वो अथॉरिटी होगा उस पर्सन के पास अरेस्ट करने का, ठीक है। जिस 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 तरीके से पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है उसी तरीके से वो भी आदमी अरेस्ट करेगा रिस्पेक्टेड आदमी को जिसके नाम पे अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, ठीक है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ। और क्या करेगा, अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लाउज 174 का आपको समझ में आया हो। चलिए क्लाउज 2 को पढ़ते हैं। तो क्लाउज 2 बहुत सिंपल है, कहता है कि व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर और पर्सन्स देन वन, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और बाय वन ऑफ देम और मोर ऑफ देम। तो यहाँ पे कहता ये है कि लेट से कोर्ट, ठीक है, ये एक अरेस्ट वारंट इशू करती है और सपोज करिए कि एक पुलिस ऑफिसर को देने के बजाय ये कहती है कि आप 3 पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना, तीनों को दे देती है कि आपके पास तीन तीन, ये एक दो तीन तीन कॉपी दे देती है कि आप जाके अरेस्ट करिए, ठीक है। तो एक पुलिस ऑफिसर जाएगा, ये चाहे तो अरेस्ट कर सकता है उसे, ये भी चाहे तो अरेस्ट कर सकता है और ये भी चाहे तो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तीनों के पास पावर रहेगा अरेस्ट करने के लिए। और इन सेम केस ये अगर के पुलिस ऑफिसर है तो पर्सन में भी सेम ही चीज़ आएंगी, ठीक है ना। एक से एग्जीक्यूट हो सकता है, सभी एग्जीक्यूट करेंगे या अकेले भी एग्जीक्यूट करेंगे तो भी चलेगा, मतलब सभी के पास सेम पावर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और 74 अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। इस वीडियो के रिगार्डिंग या इस 74 सेक्शन 74 के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, एक सिंगल डाउट भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई कर देंगे आपको। थैंक यू। जय हिंद। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 75 को पढ़ेंगे। सेक्शन 75 बात कहता है कि वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। इट मीन्स कि वारंट, जनरल रूल क्या है, जनरल रूल है कि वारंट है सो डायरेक्ट किसको किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर को किया जाएगा। लेकिन 75 क्या कहता है कि ये जो अरेस्ट वारंट है ये किसी पर्सन को भी डायरेक्ट कर सकता है। कौन कर सकता है, सीजीएम या जेएमएफसी, ठीक है। लेकिन यहाँ ये तो बात कह दिया, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर इस सेक्शन का पर्पस क्या है, ठीक है। पर्पस क्या है इस सेक्शन का, क्यों कोई कोर्ट किसी पर्सन को डायरेक्ट करेगा कि आप एक्यूज्ड को पकड़ के लाओ, कोई साधारण व्यक्ति को क्यों बोलेगा, ठीक है। उसके पीछे का एक रीजन आप समझिए, एक एग्जांपल, ठीक है। सपोज करिए कि राम जो है वो कोई ऑफेंस किया है और इसके नाम पे अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, ठीक है। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर हम पुलिस ऑफिसर को भेजेंगे इसको पकड़ने के लिए तो राम क्या होगा, भाग जाए, ठीक है। और राम कोई ऑफिस में काम करता है, ठीक है। तो जो कोर्ट है वो क्या करेगी कि यहाँ के जो बॉस रहेगा, ठीक है ना, उसके नाम पे डायरेक्ट कर देगा एक अरेस्ट वारंट, ठीक है, कि जब भी आपके ऑफिस में राम आए तो आप उसको अरेस्ट वारंट दिखा के अरेस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये पर्पस है, ठीक है, ये इंटेंशन है अपना कोर्ट का कि किसी पर्सन को अरेस्ट वारंट डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके मेन जो वर्ड्स हैं उसको समझते हैं कि जो ये अरेस्ट वारंट जो पर्सन को जो डायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, वो सिर्फ कौन कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है, राइट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जेएमएससी नहीं कर सकता, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं कर सकता है, ठीक है। और may be directed to warrant to any person with his local jurisdiction for the arrest of any, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, any escaped convict। किसके किसके नाम पे कोई अरेस्ट वारंट किसी पर्सन को दिया जा सकता है, डायरेक्ट किया जा सकता है अरेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, escaped convict। escaped convict, escaped convict का मतलब जो बंदी में था या तो अरेस्टेड था या जेल में था और वो भाग गया है, ठीक है, भागा हुआ अपराधी कह सकते हैं, ठीक है, भागा हुआ अपराधी। सेकंड क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना के बता चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैसे घोषित किया जाता है, कि सबसे पहले किसी के नाम पे सम्मन इशू होता है, फिर अरेस्ट वारंट इशू होता है, और अगर के तब भी नहीं आता है तो फिर उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर
घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन व्यक्ति के नाम पे भी अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है और उसे अरेस्ट करने का पावर किसी नॉर्मल व्यक्ति को दिया जा सकता है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन बेलेबल ऑफेंडर्स के। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, ठीक है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, उसके नाम पे भी अरेस्ट वारंट इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये जो तीन तरह के लोग हैं, स्केप्ड कन्विक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और नॉन बेलेबल ऑफेंडर, ठीक है ना, इनके नाम पे कोर्ट, सीजीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अरेस्ट वारंट डायरेक्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को पकड़ के लाने के लिए। ठीक है ना, इसका जो क्लाउज 2 है वो आपको ये कहता है कि सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ वारंट। जिस भी पर्सन को, आप एग्जाम्पल से समझिए कि सपोज करिए कि राम एक एम्प्लॉय है, ओके, और इसका बॉस का नाम श्याम है। ठीक है, अब सीजीएम बोलती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलती है कि श्याम, तुमको हम एक अरेस्ट वारंट देते हैं, ठीक है ना, जो कि तुम्हें डायरेक्ट करना है राम के ऊपर, ठीक है ना, राम को पकड़ना है। ठीक है, तो सीजीएम क्या है कि इसको राइटिंग में देगी, इसको जो एक्नॉलेज करेगी वो राइटिंग में करेगी। ठीक है, मौखिक में नहीं, अरेस्ट वारंट राइटिंग में देगी। ठीक है ना, और वो जो श्याम है, शैल एग्जीक्यूट इट if the person for whose arrested is issued in और इंटर एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। और अगर के श्याम को अगर के जरूरत पड़ेगा तो राम के घर में जाके, ठीक है, घर में जाके इसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, श्याम के पास पावर, उसके ऊपर ट्रेसपासिंग का केस नहीं लगेगा, क्लाउज 2 कहता है। ठीक है, दो चीजें इसमें ध्यान देने वाली बात है, पहली चीज राइटिंग, और क्या है कि उसके प्रॉपर्टी में इंटर करके भी वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ओके। और जो आपका क्लाउज 3 है वो कहता है कि व्हेन द पर्सन अगेंस्ट हुम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड ही शैल बी मेड ओवर विद वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। ठीक है, who shall cause him to be taken before the magistrate having jurisdiction in case unless security is taken under section 73। ठीक है, तो होगा क्या कि अब जो श्याम है, ठीक है, वो राम को अरेस्ट कर लिया, तो इसके बाद का क्या प्रोसेस है कि मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। लेकिन अगर कोई पर्सन अरेस्ट करता है, नॉर्मल पर्सन, ये तो पुलिस के केस में था, पर्सन अरेस्ट करता है तो उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट श्याम है, राम को कहाँ ले जाएगा, पुलिस ऑफिसर के पास या पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन ले जाएगा। ठीक है ना, किसको, राम को, पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा पुलिस स्टेशन में, या पुलिस ऑफिसर को बुला के उसको हैंड ओवर कर देगा। ठीक है ना, फिर जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी होगी कि राम को मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का। ठीक है ना, और ये जो लास्ट लाइन है, अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर 73, आप अगर कि मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो 73 में बेलेबल वारंट के बारे में पढ़ा है हमने, बेलेबल वारंट के बारे में पढ़ा है, जहां हमने ये पढ़ा कि किसी भी बंदे को पुलिस छोड़ सकती है। ठीक है, उसको कोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं है अगर वो कोई बॉन्ड इंडोर्स करता है तो। ठीक है, तो अगर सेक्शन 73 से मैच करता है तो उसे पुलिस मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बॉन्ड इंडोर्स करेगा और उसे रिलीज कर देगा। ठीक है, बेटर होगा कि आप सबसे पहले सेक्शन 73 वाला वीडियो देख लें, उसके बाद आप 74 को पढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 75 अच्छे से समझ में आया हो। थोड़ा ये लंबा सेक्शन है बट ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम सेक्शन 76 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का सेक्शन 76 को पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में 75, 74 सारी सेक्शंस को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा या मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो 76 बात कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप एक बात आप समझिए कि कभी भी जो भी अरेस्ट वारंट होता है, ठीक है, तो इसका जो जनरल रूल होता है कि एक मजिस्ट्रेट या कोई कोर्ट अरेस्ट वारंट इशू करता है
तो इसको डायरेक्ट करने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। एक मान लीजिए कोई थानेदार है यहाँ का, ठीक है, एसएचओ है, उसके नाम पे पुलिस वो अरेस्ट वारंट डायरेक्ट कर दिया कि आप राम को पकड़ के लाइए, ठीक है। तो ये तो जनरल रूल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर ये जो पुलिस ऑफिसर है जिसके नाम पे ये अरेस्ट वारंट डायरेक्ट किया गया है, ठीक है, अरेस्ट करने के लिए, ये पुलिस ऑफिसर किसी कारणवश या बिजी होगा या कहीं और जा रहा होगा, ये नहीं जा सकता है राम को पकड़ने के लिए, तो फिर क्या किया जाएगा, ठीक है। तो फिर इम्पोर्टेंट आता है आपका सेक्शन 76। तो 76 कहता है कि अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। कि अगर कोई वारंट किसी पुलिस ऑफिसर के नाम पे डायरेक्ट हुआ है, ठीक है ना, इसका नाम मान लीजिए रंजीत है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि रंजीत अगर के अवेलेबल नहीं है या बिजी है, तो किसी और पर्सन भी एग्जीक्यूट कर सकता है इस अरेस्ट वारंट को। कोई और पर्सन मतलब राहुल भी, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि ऑफिसर हुज नेम इज इंडोर्स्ड अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू whom इट इज डायरेक्टेड और इंडोर्स्ड, ठीक है। होगा क्या कि ये जो अरेस्ट वारंट होगा इसमें तो नाम लिखा रहेगा रंजीत का, ठीक है, कि रंजीत साहब आप जाइए और राम को पकड़ के लाइए। लेकिन है क्या कि रंजीत साहब के पास कोई और काम है और ये निकल गए दूसरी जगह पे। तो ये जो रंजीत हैं ये क्या काम करेंगे कि यहाँ पे राहुल का नाम लिख देंगे, वो इंडोर्स कर देंगे कि मेरे जगह पे राहुल जाएगा राम को पकड़ने के लिए, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि राहुल का नाम उस अरेस्ट वारंट में लिखा होना मैंडेटरी है। ये राहुल का नाम लिखा होना मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, कि ऑफिसर का नाम जो है वो इंडोर्स्ड होना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको 76 अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम बीएनएस के सेक्शन 77 को पढ़ेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 77 को पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 77 कहता है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सब्सटेंस ऑफ वारंट होता क्या है, और इसके लिए आपको पढ़ना होगा सेक्शन 72 ऑफ बीएनएसएस, जहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वारंट हमने डिस्कस कर रखा है, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, या आप चैनल में जाके खोज के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑफ वारंट सबसे पहले समझिए क्या होना चाहिए। पहला तो जो भी पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसका वहाँ पे नाम डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके ऑफेंसेस ऑफेंसेस या काउज उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है। किस कोर्ट ने भेजा है उसका भी नाम लिखा होना चाहिए, कोर्ट का सील होना चाहिए, ठीक है, मुहर होना चाहिए। ये सारे कुछ सब्सटेंस हैं जो कि होना चाहिए, ओके। तो कहता है कि नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, ठीक है। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है, सपोज करिए राम को अरेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जो भी अरेस्ट वारंट में सब्सटेंस हैं, ये सारी चीज़ें वो राम को बताए, ठीक है। और अगर कि ज़रूरत पड़े तो राम को अरेस्ट वारंट दिखाए, मतलब शो भी करे, ठीक है। तो बताना भी है और उसे दिखाना भी है, ओके। तो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन किसी व्यक्ति को सपोज करिए राम को अरेस्ट करने जा रहा है, तो उसे क्या होगा कि दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, अरेस्ट वारंट दिखाना होगा, और जो सब्सटेंस है उसको बताना भी होगा कि आपको इस बुनियाद पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है, यहाँ से कोर्ट, ये कोर्ट आपको अरेस्ट करवा रही है, कोर्ट का सील लगा हुआ है, हमको अपॉइंट किया गया है अरेस्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें राम कहानी उस व्यक्ति को बताना होगा, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, और अगर ये नहीं बताया गया तो उस अरेस्ट को इलीगल करार कर दिया जाएगा। तो
ये क्या है, 77 हमारा एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, ठीक है। तो थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम सेक्शन 78 को पढ़ेंगे ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। पहले ये सेक्शन 76 में दे रखा था CRPC के, और अब ये 78 है। ये BNS का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसका टाइटल ये कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्राउट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले। मतलब जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, बिना कोई देरी के आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसे प्रस्तुत करेंगे, बिना कोई देरी के, ठीक है। तो कहता क्या है, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट। मतलब कि मजिस्ट्रेट साहब एक अरेस्ट वारंट इशू करते हैं, मान लीजिए कि राम के नाम पे, ठीक है। और ये जो राम को अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया गया है, सपोज करिए कोई पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया गया कि आप जाओ और राम को पकड़ के लाओ, तो या कोई पर्सन को भी कर सकता है, हमने पिछले सेक्शन में भी पढ़ रखा है। तो पुलिस ऑफिसर और पर्सन की ये ड्यूटी है कि इसे बिना कोई डिले के राम को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है ना, अरेस्ट करने के बाद। ओके, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 एज टू सिक्योरिटी। इसको थोड़ी देर में बाद पढ़ेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। वारंट ऑफ अरेस्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट बिफोर विच ही इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि विदाउट डिले, बिना कोई डिले राम को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रस्तुत कर लिया जाएगा। बाय होम, बाय पुलिस ऑफिसर और पर्सन जिसे भी अरेस्ट वारंट डायरेक्ट किया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि विदाउट डिले, तो कितना डिले, कितने घंटे की डिले होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसका आंसर देगा आपको प्रोवाइडेड में। प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट एक्सीड 24 आवर्स। मतलब ये जो डिले है, ये 24 घंटा से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। तो क्या 24 घंटा से सच में ज़्यादा डिले नहीं कर सकते? मैंडेटरी है कि 24 घंटे के अंदर ही देना है? तो जी हाँ, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसे भी आप अरेस्ट करते हैं उसे प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना। मतलब कि सपोज करिए कि ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नक्सल को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, और उसे ले जाना है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, ठीक है साहब। तो यहाँ से ले जाने में सपोज करिए कि 40 घंटा लग गया। तो अब क्या हो गया कि अब तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, क्योंकि 24 घंटे का जो लिमिट है वो पार हो गया। लेकिन अब जो पुलिस ऑफिसर है वो ये बोलेगा कि भैया ऐसा है कि ये फॉरेस्ट से आपके यहाँ लाने में ही मेरे को 30 घंटा लग गया, ठीक है, 30 घंटे सिर्फ जर्नी आर लगा। तो फिर मजिस्ट्रेट बोलेगा ठीक है, जर्नी टाइम, कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप 30 घंटे आपको लाने में लगा, बाकी माइनस करके कितना बचा, 10 आवर। तो ये जो 10 आवर है ये 24 आवर से एक्सीड नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये लीगल हो गया, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। फाइन, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलिए इसके कुछ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक्स के बारे में जानते हैं कि क्यों ये सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप आर्टिकल 22 को पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 22 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो जो सेक्शन 78 है वो क्या दिया, हमें प्रोटेक्शन किया, किस चीज़ में, इलीगल डिटेंशन में, या जो लॉन्ग टर्म डिटेंशन है उससे हमें प्रोटेक्शन दिया। तो किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन देता है, हमारा पर्सनल लिबर्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन की भी कोई लिबर्टी होती है, पर्सनल लिबर्टी, उसके पास भी राइट होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूज्ड होते हैं ना कि कन्विक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक्यूज्ड
और कन्विक्ट, इसमें बहुत अंतर होता है। ओके। और दूसरा क्या है, प्रिवेंट इलीगल डिटेंशन, किसी को इलीगली डिटेन करके ना रखा जाए ज़्यादा टाइम तक। और कस्टोडियल वायलेंस, जो कि या कस्टोडियल एब्यूज, जो कि बहुत ज़्यादा होता है पुलिस के द्वारा, तो वो ना हो, इसलिए हमारे पास राइट है किस चीज़ का, सेक्शन 78 का। और साथ में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 22 क्लाउज 2, क्या कहता है, प्रोडक्शन विद इन 24 आवर्स। ठीक है। और इसके साथ एक और राइट है जो कि है हेबियस कॉर्पस का, ब्रिंग द बॉडी। ठीक है। और अगर क्या आपको अगर लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना है इससे रिलेटेड, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कि अगर क्या आप अरेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको याद होना ही चाहिए, जिसका नाम है डीके बासु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल। इसमें हुआ क्या था कि ये तो एक पीआईएल फाइल की थी जो कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो से उस पीआईएल को एक्सेप्ट किया था। ठीक है। तो इसमें क्या है, 11 मैंडेटरी गाइडलाइंस बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो 11 सेफ गार्ड है, 11 मैंडेटरी गाइडलाइन है, वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है खत्री 2 वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, 1981 का केस है। इसमें क्या अगर आप मान लीजिए कि फेल्योर हो जाते हैं का क्या 24 आवर्स के विद इन में मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए एक्यूज्ड को, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन 78 काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया हो। और अगर कि फिर भी कोई डाउट आपको आता है, ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई दे देने का। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 79 को पढ़ेंगे, बीएनएसएस का सेक्शन 79 को पढ़ेंगे। ये पहले सीआरपीसी में सेक्शन 78 हुआ करता था। ठीक है। इसका टाइटल कहता है कि वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, कि चलिए कोई कोर्ट अगर के मान लीजिए कि वारंट इशू करता है, ठीक है, अरेस्ट वारंट इशू करता है, तो वो एग्जीक्यूट का उसका बाउंड्री कहाँ तक होगा, उसका एरिया कहाँ तक होगा। ठीक है। इसका आंसर अगर कि आपको चाहिए तो आपको सेक्शन 79 पढ़ना होगा। तो कहता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया। ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बैठा कोई मजिस्ट्रेट एक अरेस्ट वारंट इशू करता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे कश्मीर में भी बैठा किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है इसे अरेस्ट करने के लिए। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। या अगर कि यहाँ मान लीजिए कि चेन्नई में का मजिस्ट्रेट इशू करता है अरेस्ट वारंट चेन्नई के ही आदमी के लिए, ठीक है, और ये भाग के झारखंड आ जाता है या बंगाल आ जाता है। ठीक है। तो इस मजिस्ट्रेट का पावर होगा कि वहाँ से उस आदमी को पकड़वा अरेस्ट करवा ला। ठीक है। ये बहुत ही छोटा सेक्शन है, बहुत ही ईजी है। ठीक है। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन, जिसका नाम सेक्शन 80 है, उसे पढ़ेंगे। ये पहले सीआरपीसी का सेक्शन 78 हुआ करता था, जिसका टाइटल कहता है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर द एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन। मतलब कि तब क्या होगा जब कोर्ट कोई वारंट इशू करती है अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर के लिए। ठीक है। उसके बारे में सेक्शन 80 डिस्कस करता है। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अगर कि आप सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस नहीं पढ़े हैं तो पहले वो पढ़ लीजिए, क्योंकि सेक्शन 74 जनरल रूल के बारे में बताता है, जहाँ कहता है कि वारंट, जो अरेस्ट वारंट होता है, वो डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर या पर्सन को दिया जाता है। ठीक है। मतलब इन जनरल जो अरेस्ट वारंट है वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, किसी को पकड़ के लाने के लिए। और ये आपका 74 में दिया रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। या और भी कोई बीएनएस का वीडियो आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आते हैं सेक्शन 80 पे। तो सेक्शन 80 कहता है कि व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट, जब कभी जब कभी कोई वारंट है उसको एग्जीक्यूट करना है, कहाँ एग्जीक्यूट करना है, आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। ठीक है ना। ओके। इशूइंग इट,
किस कोर्ट के? जो इशू कर रहा है। सच कोर्ट में इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर विद within its jurisdiction forwarded it to post or otherwise to executive magistrate, district superintendent, police commissioner or commissioner of police within the local limit whose jurisdiction is to be executed। ठीक है, अभी यहाँ तक पढ़ते हैं। देखिए कहता क्या है कि एक कोर्ट, मान लीजिए कि हजारीबाग का एक कोर्ट, एसडीजेएम कोर्ट, एसडीजेएम कोर्ट, यहाँ पे हजारीबाग में कोई एक बंदा क्राइम करके भाग गया। कहाँ भाग गया? अपने ननिहाल चला गया। सपोज करिए कि एसडीजेएम कोर्ट एक अरेस्ट वारंट इशू करता है, किसके नाम पे? राम के नाम पे। ये एक क्राइम करके भाग गया अपने ननिहाल। इसका ननिहाल है सपोज करिए कि राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। ओके, तो फिर ये जो एसडीजेएम साहब हैं, राम को कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि राम तो भाग के राजस्थान चला गया अपने ननिहाल, तो कैसे पकड़ा जाएगा? तो एक तो ऑप्शन ये है कि जनरल रूल ये है कि एसडीजीएम साहब बोलेंगे किसी भी अपने पुलिस ऑफिसर को कि जाइए आप राम को पकड़ के लाइए, क्योंकि जो भी अरेस्ट वारंट इशू होता है तो हमने सेक्शन 79 में ये पढ़ रखा है कि वो पूरे इंडिया में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, अगर ये भी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो एसडीजीएम कोर्ट ने एक अरेस्ट वारंट इशू किया, किसके नाम पे भैया? राम के नाम पे, क्योंकि राम जो है वो एक ऑफेंस किया है हजारीबाग में, हजारीबाग झारखंड में। ठीक है, और वो भाग के चला गया राजस्थान कोटा। ठीक है, क्योंकि वहां उसका नानी घर था। तो कहता ये है आपका सेक्शन 80 कि इंस्टीड ऑफ, किधर है? इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर, एसडीजीएम साहब चाहे तो ये एक अरेस्ट वारंट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे कि राम को पकड़ के लाओ कोटा से। ठीक है, या तो ये क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो राजस्थान में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या डीएसपी हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको क्या करेगी कि बाय पोस्ट या किसी भी माध्यम से अरेस्ट वारंट डायरेक्ट करेगी। ठीक है, कि सर आपके जुरिस्डिक्शन में मेरा एक एक्यूज्ड भाग के चला गया है, आप उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। ठीक है, तो ये सारा मामला है। देखिए यहाँ ये नहीं समझिएगा, आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि जो कोई भी कोर्ट है, मान लीजिए कि झारखंड का कोर्ट है, झारखंड हजारीबाग का कोर्ट है। ठीक है, इसके पास पावर नहीं है कि अपना कि पुलिस पुलिस ऑफिसर को कोटा भेज के उसे पकड़ के लाए। ये इसके पास पावर है, ऐसा नहीं सोचने का है कि ये अपना आउट जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता है, ये पावर है। लेकिन ये सेक्शन 80 कब रूल में आता है कि जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि हमारा जो पुलिस ऑफिसर है वो अगर कोटा जाएगा, पकड़ के लाएगा, टाइम टेकिंग होगा और कोटा का जो लैंग्वेज है, मान लीजिए कि राजस्थानी लैंग्वेज है, वो नहीं समझ पाएगा। उससे अच्छा ये है कि वहीं के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी को डायरेक्ट कर दो अपना क्या? अरेस्ट वारंट। ठीक है, तो इससे क्या, मैन पावर भी बचेगा और स्मूथली काम भी हो जाएगा। तो इस यहाँ पे रोल आता है आपका सेक्शन 80 का। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग बेयर एक्ट को और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो क्या कहता है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जब कभी कोई वारंट किसी कोर्ट को अपने लोकल जुरिस्डिक्शन से आउटसाइड एग्जीक्यूट कराना हो, पारित कराना हो, इशूइंग इट, जो कोर्ट इशू करता है, सच कोर्ट में इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग वारंट टू पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन फॉरवर्डेड इट टू द पोस्ट बाय पोस्ट और अदरवाइज। यहाँ पे अदरवाइज एक तो हो गया कि मान लीजिए कि कोई कोर्ट है वो फॉरवर्ड कर रहा है अरेस्ट वारंट किसके पास? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। अभी हमने समझा। तो फॉरवर्ड करने का फॉरवर्ड करने का दो तरीका हो सकता है, या तो एक पोस्ट से और अदरवाइज। अदरवाइज में वो सारे तरीके आ गए जो हो सकते हैं। किसी अपने कोर्ट के स्टाफ को भेज देगा,
खुद ही चला जाएगा या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज में किसी भी तरीके से बस वो अरेस्ट वारंट पहुंचना चाहिए, ठीक है। किसके पास पहुंचना चाहिए? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। इससे नीचे वालों के पास ये अरेस्ट वारंट डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। whose local judge is to be executed and the executive magistrate or district superintendent shall endorse his name। वहाँ पे क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपना नाम लिख देंगे कि भैया देखो, इंडोर्स कर देंगे कि देखो तुम्हारे नाम पे अरेस्ट वारंट आया है और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है सो एंड सो, और आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लाउज 1 था सेक्शन 80 का। अब क्लाउज 2 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो क्लाउज 2 कहता है कि कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड along with the warrant the substance of the information against the person or to be arrested, documents, ठीक है, इफ एनी एज सफिशियंट टू बी इनेबल कोर्ट एक्टिंग अंडर सेक्शन 83, ठीक है। तो कहता क्या है कि मान जैसा हमने अभी एक एग्जांपल समझा था, तो कोर्ट क्या कर रही है? अरेस्ट वारंट डायरेक्ट कर रही है बाहर के जुरिसडिक्शन को। तो इस अरेस्ट वारंट के साथ साथ क्या जाएगा? इस अरेस्ट वारंट के साथ जाएगा सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है। और क्या जाएगा? डॉक्यूमेंट्स। तो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कौन अरेस्ट करने जा रहा है, किस ऑफेंस के तहत अरेस्ट किया जाएगा, वो सारे फॉर्म्स ऑफ अरेस्ट में आप सेक्शन 72 आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में कोई अलग से कोई आईडी एक्यूज्ड का या कुछ भी ऐसा जो भी सपोर्ट करे, हेल्प करे अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने में, वो सारी चीज़ें कोर्ट क्या करेगी? कौन सा कोर्ट? जो इशू कर रहा है, ठीक है। किस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजेगी? जिसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसे वो सारी चीज़ें भेजेगा। If any as may be sufficient to be enabled, the court acting under such section 88 decide whether the bail should be or should not be granted। और ये भी देखा जाएगा कि अगर वो ऑफेंस जिस कोर्ट अरेस्ट वारंट है वो बेलेबल वारंट है या नॉन बेलेबल वारंट है, नॉन बेलेबल वारंट है। अगर बेलेबल वारंट है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहीं के वहीं उसे बेल दे देगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तीनों आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, टीएसपी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लेके चल रहे हैं। तो अगर बेलेबल वारंट रहेगा तो क्या होगा कि उसे वहीं के वहीं बेल दे दिया जाएगा अरेस्ट करके, ठीक है, बॉन्ड साइन करके। उसके लिए आप ऊपर वाले सेक्शंस जो हैं वो सारे पढ़ सकते हैं कि बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई केस जानना चाहते हैं तो उसका नाम है संदीप कुमार वर्सेस दिल्ली, 2012 का केस है। इसमें हमारे जो कोर्ट हैं उन्होंने कहा था कि वारंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द जुरिसडिक्शन मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय सीआरपीसी। अभी तो बीएनएस हो गया है। तो जो भी वारंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन वो सीआरपीसी के रूल रेगुलेशन के तहत ही किए जाएंगे। अगर नहीं किए जाते हैं तो वो इलीगल हो जाएगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कि बाहर की लोकल जुरिसडिक्शन में आप अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नियम और कानून के तहत होना चाहिए। तो भैया ये था आपका सेक्शन 80 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर कि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 81 को पढ़ेंगे। सेक्शन 81 का टाइटल कहता है कि वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिसडिक्शन। देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से मैं कोशिश करूंगा कि सेक्शन 81 कंप्लीटली आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ जाए वो चलेगा, बट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए वापस पढ़ते हैं। वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द लोकल जुरिसडिक्शन। इट मीन्स कि सपोज करिए कि जैसे कि हम रहने वाले हजारीबाग का और ये झारखंड में पड़ता है, तो यहाँ का जो कोर्ट है, लेट्स से कि कोई कोर्ट है, कोई सेशन कोर्ट है, ठीक है, ये एक वारंट इशू करता है, ओके। और लेकिन जो वारंट है उसका एग्जीक्यूशन होना है मान लीजिए कि राजस्थान में,
ठीक है, राजस्थान में। तब क्या होगा, और ये जो एग्जीक्यूशन करना है ये कौन कर रहा है, ये पुलिस ऑफिसर कर रहा है। ये जो वारंट का एग्जीक्यूशन करना है ये कौन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर कर रहा है। देखिए इसके पहले हमने सेक्शन 80 को पढ़ा था, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है आप प्लीज जाके उसे एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, उसे एक बार पढ़ लीजिए। वहां पे एक वर्ड मेंशन है, वहां पे लिखा है कि इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर। वहां पे क्या था कि पुलिस ऑफिसर के अलावा अगर किसी को डायरेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट वारंट चला जा रहा है राजस्थान, ठीक है ना, वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, तो वो वहाँ पे बात थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जा रहा है। क्या डायरेक्ट किया जा रहा है, वारंट डायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, तो कहता है कि व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, जब कोई हजारीबाग का कोर्ट वारंट किसको डायरेक्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर को कर रहा है, ठीक है ना, अपना पुलिस ऑफिसर को, हजारीबाग वाले पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन होना है वो लोकल जुरिडिक्शन के बियॉन्ड है, आउट ऑफ द लोकल जुरिडिक्शन है। किसके आउट में है, जो कोर्ट इशू कर रहा है, हजारीबाग का कोर्ट इशू कर रहा है सेशन कोर्ट, तो इसके बाहर का चीज, ठीक है, इसके बाहर आउट आउट जुरिडिक्शन है, ठीक है। शैल ऑर्डिनरी टेक इट टू इंडोर्समेंट either to an executive of magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे हजारीबाग के कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने एक वारंट इशू किया, राजस्थान में कोई अपराधी है उसके लिए, ठीक है ना, और पुलिस ऑफिसर को बोला कि जाओ तुम राजस्थान और उसे पकड़ के लाओ। तो पुलिस ऑफिसर करेगा क्या, पुलिस ऑफिसर सबसे पहले, मान लीजिए कि राजस्थान का एक शहर है कोटा, ठीक है, तो वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, या एसएचओ, एसएचओ स्टेशन हाउस मास्टर, जिसे हम लोग कहते हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उन दोनों के पास में से किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है, ये और है तो किसी के पास भी जा सकता है, और वहां वो वारंट लेके जाएगा कि सर ये वारंट है। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ नीचे में अपना साइन कर देंगे कि ठीक है हमने ये वारंट ले लिया, अब जाके आप उसे अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का मतलब है इंडोर्समेंट। ध्यान दीजिएगा ये वर्ड इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब जानकारी में लेना, साइन कर देना, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 19 जो है उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप और जाके देख सकते हैं। वो अथॉरिटी तो देता है कि आप ऑल ओवर इंडिया में आप जाके अरेस्ट कर सकते, लेकिन कैसे अरेस्ट करना है ये आपको सेक्शन 80 बताता है, राइट, ठीक है। अब चलिए इसके क्लाउज 2 में जाते हैं। तो इसका क्लाउज 2 कहता है कि सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन, such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom warrant is directed to execute the same। पहला चीज क्या करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस ऑफिसर के पास जो भी ले जाएंगे वहां पे साइन कर देंगे, और वो साइन किया हुआ वारंट सफिशियंट होगा किसी भी ऑफेंडर को पकड़, किसी भी ऑफेंडर को नहीं, जिसके नाम से वो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है उसको पकड़ने के लिए, उसको अरेस्ट में लेने के लिए, ठीक है। दो चीज समझ में आ गया कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्या है, और उसकी जो साइन करने के बाद उस वारंट का ऑथोरिटी क्या होगा, उस वारंट का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। एंड द लोकल पुलिस शैल इफ सो रिक्वायर्ड असिस्ट सच ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट। और जो लोकल पुलिस होंगे, ठीक है ना, लोकल पुलिस वहाँ के पुलिस होंगे, वो हेल्प भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जंगल में भाग गया है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कैसे जाना है, पशु पक्षियों से कैसे बचना है, और भी क्रिमिनल से कैसे बचना है, तो वो जो बाहर के, जो झारखंड के जो पुलिस है, मान लीजिए कि उनको नहीं मालूम रहेगा, तो जो लोकल पुलिस है वो हेल्प करेंगे अरेस्ट करने में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गए, ओके। अब क्लाउज 3 कहता है कि व्हेन there is a reason to believe that delay occasioned by the obtaining the endorsement of the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed। अब यहाँ क्या कहता है कि सपोज करिए कि इंडोर्समेंट नहीं लेता है, ठीक है ना,
हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करेगा, जो भी पुलिस ऑफिसर होगा वो जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो एसएचओ के पास, किस चीज के लिए, इंडोर्समेंट के लिए, मीन्स कि अथॉरिटी साइन करने के लिए, ठीक है ना, वो वारंट पे अपना साइन कर देंगे, ठीक है ना, साइन करने के लिए। लेकिन अगर इस पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि हम साइन कराने जाएंगे तब तक मेरा जो एक्यूज्ड है वो भाग जाएगा यहाँ से भी, तो वो क्या करेगा, ठीक है ना, उस तब आता है रोल आपका क्लाउज 3 का। वहां कहता है कि विल प्रिवेंट सच एग्जीक्यूशन द पुलिस ऑफिसर टू whom इट इज डायरेक्टेड मे एग्जीक्यूट द सेम विदाउट इंडोर्समेंट। अगर ऐसी नौबत आती है तो बिना साइन कराए भी जाके पकड़ सकता है बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशू इट, ठीक है। तो क्या समझ में आया इन इन ब्रीफ कि सबसे पहले क्या है कि जो भी कोर्ट इशू कर रहा है वो अरेस्ट वारंट, ठीक है, वो एक पुलिस ऑफिसर को बोलेगा कि जाओ पकड़ के लाओ, लेकिन यहाँ पे मामला क्या है, आउट जुरिस्डिक्शन है, तो वो चला जाएगा, जो पुलिस ऑफिसर है वो चला जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ के पास, किस चीज के लिए, इंडोर्समेंट के लिए, ठीक है, साइन कराने। और अगर जो ये जो क्लाउज कहता है कि अगर साइन कराने का टाइम नहीं है उस पुलिस ऑफिसर के पास, तो वो डायरेक्टली जाके सिर्फ वारंट दिखा के एक्यूज को पकड़ के ला सकता है, ठीक है। इतनी सी बात थी आपकी आर्टिकल सॉरी सेक्शन 81 में। आई होप आपको अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड समझ में आया हो। अगर इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट बच जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। इन दिस वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सीरीज में सेक्शन 82 को पढ़ेंगे। 82 का टाइटल कहता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट करने के बाद, जैसे कि, और ये जो प्रोसीजर है ये क्या है, आउट लोकल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब क्या है कि एक सिनेरियो था जो हम पहले से लेते आ रहे हैं, जैसे कि हजारीबाग का कोई कोर्ट है जो कि झारखंड में पड़ता है, वो क्या है, उसे अरेस्ट करना है राजस्थान में बैठे हुए किसी व्यक्ति को। तो क्या है कि ये पुलिस ऑफिसर को भेजेगा कि जाओ इसे अरेस्ट करके लाओ, ठीक है। तो इन जनरल सिनेरियो क्या है कि सेक्शन 78 कहता है कि 24 आवर का रूल, 24 आवर रूल आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो आप सेक्शन 78 जाके पढ़िए। ये कहता ये है कि भैया किसी को भी अरेस्ट करो तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो, ठीक है। ये सिंपली कहता है, लेकिन अगर आप बाहर में किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तब तो पॉसिबल नहीं होगा कि 24 घंटे के अंदर उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करके और जो कोर्ट इशू किया है उसके सामने लाने का, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे ये होगा कि एक ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे कि क्या होता है ट्रांजिट रिमांड, ठीक है ना। तो कहता क्या है कि वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं कि व्हेन वारंट इज executed when a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued। कहाँ वारंट एग्जीक्यूट करना है, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा, the person arrested shall unless the court which issued warrant is within 30 किलोमीटर of the place of arrest, या तो 30 किलोमीटर के बाहर में है, ठीक है, नियरर देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर of police within the local limit whose jurisdiction the arrest was made, or unless the security is taken 78 73 be taken before the magistrate district superintendent, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि मान लीजिए कि अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है ना, और वो क्या है कि एबव 30 किलोमीटर है और आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ले जाना होगा नियरर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। वो पुलिस ऑफिसर कहाँ ले जाएगा एक्यूज्ड को, नियरर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास, या पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, ये तीनों के पास ले जाएगा, ठीक है, सबसे पहले पकड़ के। वहां ले जाने के बाद क्या है, क्यों ले जाना है, तो वहां पे ले जाने के बाद कहेगा कि देखो भैया इसे हमने पकड़ा है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ध्यान दीजिएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ओके। टू ऑब्टेन ट्रांजिट रिमांड, एक ट्रांजिट रिमांड दिया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड मतलब ले जाने की अनुमति, ओके। और अगर ये देखिए यहां से यहां तक क्या कहता है कि इफ बेलेबल है, अगर जो क्राइम है वो बेलेबल है तो क्या होगा कि भैया सिक्योरिटी पे उसको छोड़ दिया जाएगा, ओके। तो क्लाउज 1 ये कहता है। अगर क्लाउज 2 को पढ़ें तो ऑन द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन
referred in subsection 1, the police officer shall forthwith give the information regarding such arrest, the police where the arrested person is being held to designated the police officer in the district and the such officer of another district where the arrested person reside। ठीक है ना। तो क्या करेगा, अरेस्ट कर लिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले गया, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, जो भी अरेस्ट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, उसका काम क्या है कि जहां से तो अरेस्ट कर रहा है, मान लीजिए कि राजस्थान के इस लोकेलिटी से अरेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ के पुलिस ऑफिसर, एसएचओ या तो पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्मेशन देगा कि देखो भैया हमने यहाँ से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, ठीक है ना। और सपोज करिए कि ये 20 किलोमीटर दूर एक और थाने में इसका घर था, ठीक है ना, जहाँ ये रहता था, और यहाँ इसकी ऑफिस थी जहाँ काम करता था, और यहाँ से इसको अरेस्ट किया गया और यहाँ पे ये रहता था। तो इस वाले पुलिस स्टेशन में भी जाके इस पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है उसको इन्फॉर्मेशन देना होगा कि भैया हमने आपके यहाँ जो रहता है, आपके यहाँ जो ये मकान है, यहाँ पे जो रिसाइड करता है, उस व्यक्ति को, रवि नाम के व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है, ठीक है। तो दो काम पुलिस ऑफिसर का है। किस पुलिस ऑफिसर का है, जिसे भेजा गया है कोर्ट के द्वारा कि जाइए आप पुलिस को, आप उसे पकड़ के लाइए, कि उसको पकड़ के लाइए। पहला काम क्या है कि जहां वो रहता है वहां पे, और जहां वो पकड़ा गया है वहां पे, दोनों जगह के पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देना होगा, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 82। आई होप आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ में आया हो। इससे ऊपर कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। कुछ केसेस देख लीजिएगा अगर कि आपको और इन डेप्थ में जाना हो, लैंडमार्क जजमेंट्स। बाकी इसके ऊपर कुछ नहीं है, वर्ड टू वर्ड हमने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। और अगर फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, हम वहाँ रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सीरीज में सेक्शन 83 को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें कि आप पिछली वीडियोस को भी देखते जाएं, तभी आपको ये सेक्शन 83 समझ में आएगा, ठीक है। तो 83 का टाइटल कहता है कि प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्राउट, ठीक है। तो 81 में, 82 में और 83 में, ओके। 82 में हमने क्या पढ़ा कि पुलिस ऑफिसर करेगा क्या, 81 में हमने पढ़ा अरेस्ट करेगा कैसे, 83 में है कि मजिस्ट्रेट का काम क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट है उसका काम क्या होगा जब ये पुलिस ऑफिसर इसके सामने लेके आएगा एक्यूज्ड को, राइट, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये तीन व्यक्ति हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट और कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये तीनों के सामने जो पुलिस ऑफिसर है, जिसको डायरेक्ट किया गया था कि आप रवि को पकड़ के लाओ क्योंकि वो लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर में है, ठीक है ना। तो करे इनका काम क्या है, इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। तो इनका काम ये है कि ये पुलिस ऑफिसर इस रवि को पकड़ के लाया, ठीक है, समझ गए। तो ये पहले देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि जो वारंट में दिया गया है रवि का जो अपीयरेंस या जो पर्सनालिटी, वो इस रवि से मैच करता है कि नहीं। मतलब वो जांचेंगे कि ये वही रवि है जिसके नाम से अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। अगर वो अपीयर हो रहा है कि ये वही रवि है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इंटेंडेड बाय द कोर्ट इशूड द वारंट डायरेक्टेड हिज रिमूवल टू द कस्टडी ऑफ सच कोर्ट। इसको बोलेगा ये तीनों में से कोई पुलिस ऑफिसर को कि इस रवि को ले जाओ और जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है वहां ले जाओ, ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इफ द ऑफेंस इज बेलेबल, अब क्या होगा भैया जब बेलेबल होगा, एंड सच पर्सन इज रेडी टू विलिंग टू गिव। अगर देखिए, अगर बेलेबल है, जो कि हम सेक्शन 73 72 में पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। अगर बेलेबल है, इफ बेलेबल है, और पुलिस ने नहीं देखा अरेस्ट करते वक्त कि वो वारंट बेलेबल है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट बोलेगा कि अच्छा जी ये देखो ये बेलेबल ऑफेंस है, तुम एक काम करो, जो सिक्योरिटी है वो यहाँ जमा करो और तुम
जा सकते हो। ठीक है, इतनी सी बात है आपके प्रोवाइडेड में, इस प्रोवाइडेड में दे रखा है। एक बार हम पढ़ देते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने बेल ये सिक्योरिटी देने को तैयार है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, और डायरेक्शन हैज बीन इंडोर्स्ड अंडर सच सेक्शन 73 on the warrant and such person is ready to willing to give the security required by the direction the magistrate, फिर वही बात, bail security as the case may be forwarded the bound to the court which issued। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात छूट गया था कि मजिस्ट्रेट क्या किया, सिक्योरिटी ले लिया, बॉन्ड ले लिया, ठीक है, और उसे छोड़ दिया। लेकिन अभी सिक्योरिटी बॉन्ड का क्या, सिक्योरिटी बॉन्ड को वापस से उस कोर्ट को भेज देगा जो कोर्ट इशू किया था, क्या इशू किया था, अरेस्ट वारंट इशू किया था, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, अब क्या होगा जब नॉन बेलेबल है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 और द सेशन जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अरेस्ट इज मेड कंसिडरेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन एंड द डॉक्यूमेंट रिफर्ड टू ऑफ द रिलीज सच पर्सन ऑन द बेल। ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगर नॉन बेलेबल है तब क्या होगा, नॉन बेलेबल है तो सिंपली उस एक्यूज्ड को कहाँ लिया जाएगा, सीजीएम के पास। किस सीजीएम के पास, या किस सेशन जज के पास, सीजीएम और सेशन जज, उस लोकेलिटी के सीजीएम या सेशन जज के पास जहां से उसे अरेस्ट किया जा रहा है, और वो कस्टडी मिलेगा और फिर उसके बाद उसे भेज दिया जाएगा उस कोर्ट में जहां अरेस्ट वारंट इशू किया गया। ठीक है। Nothing in this section shall deem to be prevent a police officer from taking security under section 73। देखिए पहले हमने बता रखा है कि 73 में क्या पावर है, बॉन्ड पे छोड़ने का, किसको, पुलिस ऑफिसर को, एक्यूज्ड को। ठीक है ना, मतलब पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट ले जाए बॉन्ड पे छोड़ सकता है एक्यूज्ड को। लेकिन अगर के पुलिस ऑफिसर ये बेलेबल ऑफेंस में होता है, ठीक है, और अगर के ये बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर नहीं देख पाया है तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर वगैरह वगैरह सारे लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 83 और यहाँ पे अरेस्ट का, ठीक है, इस सेक्शन 83। और आई होप वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।